अच्छा, सेल का डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग? बस उसी से रिलेटेड कुछ है। सेल का डेफिनेशन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका हो गया ये? नेचर का। ठीक है, बैठ जाओ। जो कैसे है? सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग। ये पूरा बोला है, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या बायोस्फीयर। क्लियर है? टर्म इकोसिस्टम गिवन बाय, चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा कल। एजी टांसले। ईयर बताना आप, कौन से ईयर में दिया गया था? 1935। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। आप बताओगे फंक्शनल यूनिट ऑफ या फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम आप लोग डीपीपी बनाए थे घर जा करके? कोई क्वेश्चन में डाउट आया था? आया था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट आया था। ये कल का सबसे लास्ट टॉपिक था कि लिमिटेशंस क्या क्या था। अच्छा, इस पे हम लोग डिस्कस करते। पहले आप बताओ मुझे फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, देखो हम लोग का इकोसिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो जो भी डाउट होगा ना आज क्लियर कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्या क्या है? अब एब्सेंट हो काफ़ी दिन से? ठीक है, आप क्वेश्चन किसी को पास कर दो, अपने किसी फ्रेंड को। ये लगता है सबकी बेस्ट फ्रेंड है। बताओ बेटा, फंक्शनल एस्पेक्ट। बैठ जाओ बैठ जाओ, क्वेश्चन पास करके बैठ जाओ। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का फंक्शनल एस्पेक्ट। हाँ, अब मुझे नहीं पता क्या है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कि राइट द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब वो प्रोड्यूसर नहीं है बेटा, वो प्रोडक्टिविटी है। हाँ, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बैठ जाओ बेटा, आप बताओगे प्रोडक्टिविटी। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बेटा आप बताओगे अब प्राइमरी प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक। क्या? अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है? प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है? एक में हाँ, तो दूसरे वाले में ना एरिया के लिए तो हो गई। ठीक है, हम लोग मतलब बेसिकली बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ। हम लोग जो बायोमास कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग हर बार ये गिवन एरिया के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ उस एरिया के लिए कैलकुलेट करें प्रोडक्शन, तो हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया। और अगर एक साल का पूरा एस्टिमेट हम लोग लेते हैं तो वो हो गया क्या? प्रोडक्टिविटी। बेटा आप बताओगे नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोडक्शन का यूनिट वेट में। प्राइमरी प्रोडक्शन का यूनिट वेट में केजी। केजी में था कि ग्राम में था? ग्राम मीटर पर स्क्वायर। हाँ बेटा आप बताओगे प्रोडक्टिविटी का, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का यूनिट बताओगे एनर्जी में। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का यूनिट बताओगे एनर्जी में। केसीएल मीटर पर ग्राम। हाँ हाँ, केसीएल पर मीटर पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसे होता है। बैठ जाओ बेटा। नेक्स्ट आप बताओगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनता है। किस लेवल पर होता है ये? प्रोड्यूसर लेवल पे कि डिकम्पोजर लेवल पे कि कंज्यूमर लेवल पे? कंज्यूमर लेवल पर होता है। बेटा आप बताओगे मुझे डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स। फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। वेरी गुड। बेटा आप बताओगे फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? पहले आप बताओ डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन क्या है? अच्छा नहीं पता तो आप पास कर दो क्वेश्चन, नहीं पता तो क्वेश्चन पास कर दो। हाँ, फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ किस चीज़ का ब्रेकडाउन? इनऑर्गेनिक मटेरियल। और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेकडाउन करके हम लोग क्या बनाएंगे? इनऑर्गेनिक बनाएंगे। ऑर्गेनिक का ब्रेकडाउन करके इनऑर्गेनिक बनाएंगे। बेटा पीछे आप मुझे बताओगे फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन, और कौन करता है फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन
अच्छा, फ्रैगमेंटेशन वर्ड से नहीं समझ में आ रहा कि फ्रैगमेंट में तोड़ देना है, एक बड़ा फ्रैगमेंट को एक छोटा फ्रैगमेंट में तोड़ देना है, नहीं पता है? और ये काम कौन करेगा? इंसेक्ट्स वगैरह करेंगे, वो लोग क्या करेंगे? वो ईट करेंगे, या अर्थ वो क्या कर रहा है? वो बड़े फ्रैगमेंट को छोटे फ्रैगमेंट में तोड़ दे रहा है, पता है? बैठ जाओ। लीचिंग नहीं, आप खड़े हो, ये आपका लास्ट क्लास का टॉपिक नहीं है, पास करो। अच्छा ठीक है, कैटाबॉलिज्म वो पीछे बताएगा, संतोष बताएगा, पीछे हाथ उठा रहा था, बैठ जाओ, वो बताएगा। बेटा बताओ। लीचिंग सॉल्ट बन जाता है, कैसा सॉल्ट बनता है? अनअवेलेबल सॉल्ट, जो हमें वापस से मिल नहीं सकता है, ठीक है? वो क्या होता है कि सॉइल में इतने डीप चले जाते हैं कि वो फिर हम लोगों को वापस से अवेलेबल नहीं है, ठीक है? वो कैसे होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है? बैठ जाओ बेटा। नेक्स्ट आप बताओ, अभी जो आए हैं बेटा आप बताओगे कैटाबॉलिज्म। अच्छा, ये किसका प्रोसेस है? ये प्रोडक्टिविटी में पढ़े थे हम लोग, डिकम्पोजिशन में पढ़े थे, एनर्जी फ्लो में पढ़े थे, किस में पढ़े थे? कैटाबॉलिज्म डिकम्पोजिशन में पढ़े थे। डिकम्पोजिशन के स्टेप्स बता सकते हो क्या? 5 स्टेप्स थे डिकम्पोजिशन का। क्या स्टेप्स था बेटा? आप लोग बात नहीं करो, कोई अगर आंसर करे तो आप उसको सुनो भी ना, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, वीरेंद्र बताओ नहीं आप उसको, आप साइड हो जाओ, मैं क्लास के बाहर थोड़ी निकाल दे रही हूँ, ट्राई करने दो उसको, एग्जाम में भी बताते रहोगे तो साथ में क्लास के बाहर हो गए। कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन है लास्ट, मिनरलाइजेशन, ठीक है? आप बैठ जाओ बेटा। लास्ट आप मुझे कैटाबॉलिज्म बताओगे। आप दिन भर बाल संवारते रहते हो, आप बाल कटवा लो जा करके, कटवाने के बाद ये हाल है। कैटाबॉलिज्म डिग्रेड करते, कैसे डिग्रेड करता है? वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, ठीक है? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है और वो फर्दर क्या करता है? उसको वो डिग्रेड करने में मदद करता है। क्लियर है? बैठ जाओ बेटा। आप क्लास कर रहे थे डिकम्पोजिशन का, आप मुझे बताओगे ह्यूमस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ह्यूमस कैसा होता है? ह्यूमिफिकेशन तो बता लोगे, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कोलॉइडल, डार्क कलर का होता है, अमॉर्फस होता है, रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स होता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? स्लो माइक्रोबियल एक्शन होता है, जिसके कारण अब इसका जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो कैसा हो जाता है? स्लो हो जाता है। डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाता है, जिसके कारण अब ये धीरे धीरे टूट रहा है, तो ये धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है, और ये धीरे धीरे मिला तो अब हम लोग इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं वापस से। बैठ जाओ बेटा। आप मुझे बताओगे एनर्जी फ्लो हमारा मल्टी डायरेक्शनल होता है कि यूनी डायरेक्शनल होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल पर होता है? सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल पर होता है? प्रोडक्टिविटी के लेवल पर होता है, ठीक है? वो लॉ का नाम बताओ जिसके जो हमें ये बताता है कि हमारा एनर्जी ना सीक्वेंस वाइज या ट्रॉफिक लेवल वाइज डिक्रीज करते जा रहा है। कौन सा लॉ था? बहुत इजी था ये, कल क्लास नहीं करो, कोई बात नहीं बेटा। आप बताओ। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, मैं ये बेसिकली बेटा बोल रही हूँ कि वो लॉ क्या था जो हमें बता रहे कि ट्रॉफिक लेवल वाइज वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। 10% लॉ कौन दिए थे? लिंडमैन दिए थे, ठीक है बेटा? आप बताओ अब फूड चेन क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन कल क्लास नहीं करो बेटा। आप बताओ फूड चेन। हाँ, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ठीक है? बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, कि वो क्या खा रहा है और उसको कौन खा रहा है, ठीक है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ठीक है? कितने ट्रॉफिक लेवल का हो सकता है हमारा फूड चेन? 3 to 6 लेवल का हमारा क्या हो सकता है? फूड चेन। बेटा आप बताओ फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब क्या होता है?
नहीं पता, ये बहुत इजी था, ये शायद फूड चेन से इजी डेफिनेशन था. हाँ, इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब. बैठ जाओ. आप बताओगे यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है या कहाँ से मिलता है? बाप रे, कितना ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ दिया ना. कितना ज्यादा टफ क्वेश्चन है ये. कहाँ से मिलता है एनर्जी? जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वहीं से एनर्जी सबको मिलता है. बेटा आप बताओ नेक्स्ट. यशोदा बेटा नेक्स्ट आप बताओ. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट. सनलाइट के कारण ही प्लांट्स अपना खाना बना पा रहे हैं, और वही जो खाना बना रहे वही सब में बट रहा है, ट्रॉफिक लेवल बाय ट्रॉफिक लेवल. बेटा बैठ जाओ. आप बताओगे मुझे पार क्या होता है? क्लास नहीं करो. कल आए थे, कल ही तो मैं बताई हूँ. ये आप लोग अच्छा बहाना ढूंढ लिए कि क्लास नहीं करे थे. पार क्या होता है? अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई होता है. लेकिन अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो आप ये स्टेटमेंट कभी नहीं बोलोगे क्वाइट हाई. क्या क्वाइट हाई क्या है? ये तो उसके डिफरेंसेस में था ना, कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है. बैठ जाओ. अंजलि बेटा आप बताओ. बस पूरे क्लास से पूछ ले, आप ही लास्ट हो. पीआर क्या होता है? एक्टिव रेडिएशन. वेरी गुड. ठीक है, आप बताओ. बैठ जाओ बैठ जाओ. कितना पीआर हम लोग मतलब प्लांट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं? मान लो 100% इंसिडेंट रे आया है, 100% इंसिडेंट रे आया है, सोलर रेडिएशन आया है अर्थ पर 100%, जिसमें से कितना परसेंट पार है जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं 50% यूज कर सकते हैं. ठीक है बैठो बेटा. अब आप बताओ कितना परसेंट यूज कर पाते हैं? ये दोनों अंतर है. ठीक है, उसमें से पार कितना परसेंट है जितना इंसिडेंट हुआ है? 50%. लेकिन प्लांट्स कितना यूज कर पाते हैं? प्लांट्स कितना यूज कर पाते हैं? 25%. प्लांट्स कितना यूज कर पाते हैं? 10%. हाँ, आंसर है बेटा 2 to 10% ऑफ पावर प्लांट्स यूज करते हैं. और क्या बनाते हैं? जीपीपी. ठीक है, और यही जो जीपीपी बना इसी से पूरा का पूरा इकोसिस्टम सस्टेन है. यही जीपीपी जो बना इसी से क्या है? पूरा का पूरा इकोसिस्टम सस्टेन्ड है. बेटा आप इधर आके बात करो. क्यों? तो आप ये क्लास के बाद पूछते या क्लास के पहले पूछते? बैठ जाओ. अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते कल का डीपीपी. कौन कौन नहीं बनाए पहले आप वो बताओ. कौन कौन ट्राई भी नहीं करे, देखी भी नहीं डीपीपी की तरफ, कि घर जा करके उसको कॉपी में रख दिए या यहीं से कॉपी में रख के घर गए और वापस यहीं पे कॉपी खुल रहा है? कौन है पीछे? आप लोग. आप तो नहीं, क्योंकि आप तो बोल दिए कि हम तो घर जाके रिवाइज ही नहीं करते, तो डीपीपी नहीं देखे. बस यही रीजन था बेटा कि मैं डीपीपी में आंसर्स नहीं डलवाई थी, क्योंकि आंसर्स डलवाने के कारण क्या हो जाता है कि फिर आप लोग ध्यान नहीं दोगे. आपके पास आंसर्स तो है ही, क्वेश्चन समझने से मतलब है नहीं. तो आंसर्स नहीं था तो अब ज्यादा डाउट आए होंगे, क्योंकि अब कंफ्यूजन ज्यादा हुआ होगा. पहला क्वेश्चन बेटा लिमिटेशन क्या क्या था पहले हम लोग को ये डिस्कस करते. क्या क्या लिमिटेशन था इकोलॉजिकल पिरामिड का? अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं पूछे ही नहीं. कौन बताएगा? बेटा आप बताओगे इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं पूछू आपसे? ठीक है, इधर बता दो बेटा. आप बताओ इकोलॉजिकल पिरामिड. नहीं समझ में आया था? हाँ, क्योंकि आप पहला क्लास नहीं करे थे ना, दूसरे क्लास में मैं सिर्फ लिखवा रही थी. ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ कि जो ग्राफिकल, बैठ जाओ, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना ट्रॉफिक लेवल का, उसको हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं. जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ कैसे बनता है? हम लोग बार ग्राफ कैसे बनाते हैं? ऐसे करके बनाते हैं, इस तरीके से करके बार ग्राफ बनता है. कुछ जो ग्राफ बनता है वो पाई चार्ट में बनता है, कुछ पाई चार्ट में बनता है. इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है.
इसका जो ग्राफ बनता हमारा इस तरीके से बनता है, इसका जो ग्राफ बना हमारा इस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ हमारा इस तरीके से बना और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रॉफिक लेवल। ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है, ये ट्रॉफिक लेवल 4 है। ग्राफ से समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग नंबर पे बात करें या किसी भी चीज पे बात करें, ट्रॉफिक लेवल 1 का नंबर ज्यादा है, ये तो स्टडी कर सकते हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल 1 है उसका नंबर क्या है, ज्यादा है। उससे कम किसका है, 2 का, उससे कम 3 का और उससे कम 4 का। इस टाइप का पिरामिड बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपराइट पिरामिड। ठीक है, अपराइट पिरामिड, ये ऊपर की तरफ बन रहा है पिरामिड। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि जो बेस होता है, ये हमारा बेस है इस पिरामिड का, इसमें हमेशा क्या आएगा, बेस में क्या आएगा, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर की कंज्यूमर। इस पे हमेशा क्या आएगा, प्रोड्यूसर आएगा। इस पर क्या आएगा, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आएगा। तो कैसा आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। इस पर क्या आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और जो एपेक्स होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस, और ऊपर क्या कहते हैं, एपेक्स। नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, बेस, और ऊपर वाले को कहते हैं एपेक्स। इस पे हमेशा टॉप कार्निवोर आएंगे। ठीक है, टॉप कार्निवोर, ये हमारे एक फूड चेन में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो यहां पर हमारा ग्रास है, यहां पे क्या आएगा, ग्रास हॉपर आ जाएगा, ये फ्रॉग हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, हमारा स्नेक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो ये हमारा फूड चेन रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप के पिरामिड को हम लोग क्या नाम दिए, अपराइट पिरामिड। अच्छा ये बताओ ऑनेस्टली कि इकोलॉजिकल पिरामिड किसको किसको समझ में नहीं आया, क्योंकि कल लास्ट वाले क्लास में थोड़ा फास्ट हो गया था। अगर नहीं समझ में आया तो आज मैं फिर से समझा दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के बाद फिर लौट के इस चैप्टर पे नहीं आऊंगे। आपको नहीं आया समझ में, और कोई दिक्कत नहीं, आप तो क्लास नहीं कर रहे थे, आपको भी नहीं आया समझ में, आप नहीं आए थे कल। ठीक है, और आपको भी नहीं आया, बेटा हेजिटेट क्यों कर रहे हो, मैं पूछ रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट भी अगर नहीं बता बोलेगा नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगी, तो हेजिटेट मत करो। नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा रही हूँ। मुझे बस ये जानना समझ में किसको किसको नहीं आया है, वही 3-4 स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये हमारा पिरामिड है। ये किस टाइप का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। ये हो गया हमारा अपराइट पिरामिड। अगर मान लो हमारा पिरामिड ऐसा बन रहा है, पिरामिड ऐसा बना, तो इसका जो लास्ट वाला ये क्या है, T1, T2, T3, T4। क्लियर है, क्योंकि बेस हमेशा T1 ही होगा, बेस हमेशा क्या होगा, प्रोड्यूसर ही होगा, और T1 ही होगा। क्लियर है। इस टाइप के पिरामिड को क्या कहेंगे, उल्टा हो गया पिरामिड। ये अपराइट था, ये सीधा था, ये पिरामिड उल्टा हो गया, तो क्या बोलेंगे, इनवर्टेड पिरामिड। इनवर्टेड पिरामिड। ठीक है, फिर एक और पिरामिड आता है, एक ये पिरामिड बन गया हमारा। ये कैसा बना, अपराइट है, ये इन्वर्टेड भी नहीं है। इसमें क्या आ गया कि T1 हमारा क्या है, कम है, छोटा है T1। जो T2 है वो इससे बड़ा है, लेकिन जो T3 हो गया वो इससे कम हो गया। इस टाइप के पिरामिड को हम लोग कहते हैं स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। स्पिंडल शेप्ड पिरामिड, कोई दिक्कत। अब हम लोग जो पिरामिड स्टडी करते हैं बेटा, तो हम लोग ना 3 चीज पे स्टडी करते हैं। क्या क्या चीज पे स्टडी करते हैं बेटा, आप बताओ, क्या क्या चीज पे स्टडी करते हैं पिरामिड। डेफिनेशन नहीं देना, मैं बोली क्या क्या चीज पे स्टडी करते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम लोग नंबर का स्टडी करते हैं, और क्या क्या चीज पे स्टडी करते हैं, बायोमास पे और एनर्जी पर।
ठीक है, तो हम लोग 3 टाइप के पिरामिड को, बैठ जाओ बेटा, 3 टाइप के पिरामिड को स्टडी करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, और क्या है हमारा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्लियर है? अगर हम लोग नंबर पे बात कर रहे हैं और हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारे वेरियस टाइप्स के हैं, एक ग्रासलैंड है, एक हम लोग फॉरेस्ट का कंसिडर करते हैं, और एक क्या कंसिडर करते हैं, एक्वेटिक का कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर देख रहे हैं। तो ग्रासलैंड में हमारा पिरामिड ऑफ नंबर क्या हो सकता है? सबसे पहले ये याद रखो कि हम लोग ना जब भी कुछ कंसिडर करते हैं तो उस एरिया में वो सारे स्पीशीज को काउंट करेंगे। एक गिवन एरिया में हम लोग टोटल बायोमास या टोटल स्पीशीज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड में ग्रासेस है, 10,000 ग्रासेस है, क्या उतने रैबिट्स प्रेजेंट होंगे? क्या 10,000 रैबिट? रैबिट ऑब्वियसली उससे थोड़ा कम होगा। क्या उतने उसके बाद फिर हमारे लायंस प्रेजेंट होंगे या उतने फॉक्स प्रेजेंट होंगे जितना रैबिट है? नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस है। तो हमारा नंबर के बेसिस पर, ठीक है, नंबर के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं हमारा पिरामिड कैसा बना, अपराइट बना। नंबर के बेसिस पे हमारा पिरामिड कैसा बना, अपराइट बना। अब हम लोग फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो फॉरेस्ट में हमारा ट्री है, मान लो एक पेड़ है। हम लोग ग्रासलैंड में ट्री कंसिडर नहीं करते, ठीक है, फॉरेस्ट में हम लोग एक पेड़ कंसिडर किए। तो हमारा क्या है, एक पेड़ है, पेड़ एक ही है। उस पर अगर हम लोग देखें कि बर्ड्स कितने प्रेजेंट है, तो क्या एक ही बर्ड प्रेजेंट है उस पेड़ पर? बर्ड्स ज्यादा हो गए। तो नंबर के केस में हमारा क्या हो जाता है, नंबर के केस में हमारा ये फॉरेस्ट में पिरामिड क्या आ जाता है, इनवर्टेड। ये हो गया अपराइट, ये हो गया इन्वर्टेड। अब एक्वेटिक में बात करें तो जो बेस है, जो प्रोड्यूसर लेवल एक्वेटिक में कहां से शुरू होता है? कुछ प्लैंकटन करके वर्ड था, कल भी मैं हिंट करी थी, फाइटोप्लैंकटन। तो फाइटोप्लैंकटन ना बेटा बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है और बहुत नंबर से होता है। फाइटोप्लैंकटन का एग्जांपल आप लोग सब पढ़े हो, और कब पढ़े मैं ये भी बताती हूँ। आप लोग पढ़े हो क्लास 11 में, चैप्टर 2 में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्रोटिस्टा में नहीं, फंजाई नहीं बेटा, प्रोटिस्टा में पढ़े। बेटा बैक्टीरिया गया, वो तो मोनरा हो गया। अच्छा डायटम्स पढ़े हो, डायटम्स, डेस्मिड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सब याद है, ये सब कुछ पढ़े थे? अच्छा ठीक है, ये सब जो होते हैं ना, डायटम्स है, डेस्मिड्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, ये सब ना हमारे प्रोटिस्टा, ये सब हमारे प्रोटिस्टा में होता है। ये सब हमारे क्या है, फाइटोप्लैंकटन, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। ठीक है, तो फाइटोप्लैंकटन का हम लोग नंबर देखें कि वो हमारे ओशन में प्रेजेंट है, वो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो क्या एक आध ही प्रेजेंट होंगे कि बहुत सारे ह्यूज नंबर्स में होंगे? बहुत सारे ह्यूज नंबर्स में होंगे, थाउजेंड्स ऑफ फाइटोप्लैंकटन्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर जितने जू प्लैंकटन्स होंगे जो इस पे फीड करने वाले, ऐसे सोचो कि पेड़ एक ही तरीके से, फ्रूट्स तो बहुत सारे थे ना, इसीलिए बर्ड्स ज्यादा हो सकती है, लेकिन अब जितने फाइटोप्लैंकटन है, जू प्लैंकटन थे, इनसे कम ही होगा। ठीक है, इस पे जू प्लैंकटन फीड करेंगे, जू प्लैंकटन पे कौन फीड करेगा, स्मॉल फिशेस, और इस पे क्या करेंगे, लार्ज फिशेस। तो इसका पिरामिड भी कैसा बना, एक्वेटिक का, अपराइट। एक चीज और जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पिरामिड इज अपराइट, तो आप लोग ये याद रखो जो इन्वर्टेड वाला है, बस आप लोग क्या याद रखोगे, इन्वर्टेड वाला याद रखोगे। तो इन्वर्टेड में क्या आ गया हमारा, एक फॉरेस्ट, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी हमारा अपराइट है। इसके बाद ये हो गया हमारा किस बेसिस पर, नंबर के बेसिस पर। अब हम लोग देखेंगे बायोमास के बेसिस पे, इसी में बनाऊंगी या फिर नीचे बना दो, चलो नीचे बनाती हूँ। ये हो गया हमारा नंबर के बेसिस पे। अब हम लोग देखते हैं बायोमास। बायोमास मतलब, बायोमास मतलब हाँ, टोटल ऑर्गेनिक मैटर। टोटल ऑर्गेनिक मैटर मतलब अगर हम लोग ग्रासेस कैलकुलेट करें ना, तो उसका टोटल हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उसका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो बायोमास का पिरामिड भी हमारे ग्रासलैंड के केसेस में क्या आएगा, अपराइट आएगा। क्योंकि हमारे, मान लो कि हमारे अगर 10,000 घास है और हमारे पास सिर्फ 40 ही रैबिट है, ठीक है, तो तब भी हम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा बायोमास का, अपराइट आएगा। मतलब नंबर्स किसका ज्यादा आएगा, प्रोड्यूसर का। अच्छा ये आप मुझे बताओगे
कि बायोमास हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग फ्रेश वेट लेते हैं कि ड्राई वेट लेते हैं? ड्राई वेट लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ड्राई वेट कंसिडर करते हैं, क्योंकि फ्रेश वेट क्या कर सकता है, वैरी करता है, वो सीजन बाय सीजन वैरी कर सकता है फ्रेश वेट। तो बायोमास के केस में हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा अपराइट पिरामिड। ठीक है, अब फॉरेस्ट का बात करते हैं। अगर तुम बहुत सारे बर्थ का भी अगर बायोमास कैलकुलेट करो और एक पेड़ का कैलकुलेट करो तो किसका ज्यादा आने का चांसेस है, बायोमास? पेड़ का ज्यादा आएगा। ठीक है, उस पेड़ का बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें प्रेजेंट है वो ज्यादा आएगा। तो इसका पिरामिड भी कैसा बन गया, अपराइट। अब आते हैं हम लोग एक्वेटिक में। एक्वेटिक फाइटोप्लैंक्टन्स में क्या बताई कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, इनका जो साइज होता है ना माइक्रोमीटर में होता है, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, इनका जो साइज होता है ये माइक्रोमीटर में होता है। अब आप ऐसे सोचो कि इनका जो साइज होता है माइक्रोमीटर में होता है, अगर ये 10,000 भी प्रेजेंट है या समझो कि 1 लाख भी प्रेजेंट है, 1 लाख भी अगर ये प्रेजेंट है, और हमारे जो फिशेज है, अगर मान लो ये हमारे फिशेज है, ये हमारी क्या 50 फिशी प्रेजेंट है, ये 50 फिशी प्रेजेंट है और सब कितनी 300 ग्राम की या 400 ग्राम की। तो अब आप कैलकुलेट करो कि हमारा फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा आएगा कि फिशेज ज्यादा आएगा, फिशेज ज्यादा होगा। माइक्रोस्कोपिक आप कितना भी ज्यादा ऐड कर दो क्योंकि एक वैलिड अमाउंट ही रहेगा ना। ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, फिशेज का नंबर ज्यादा आएगा। तो बायोमास के केस में हमारा कैसा पिरामिड आएगा, इन्वर्टेड आ जाएगा। बायोमास के केस में हमारा पिरामिड क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड। तो ये चीज याद रखना है कि एक इन्वर्टेड क्या आ गया एक्वेटिक में, बायोमास। एक्वेटिक में बायोमास का पिरामिड कैसा आ गया, इन्वर्टेड आ गया। और नंबर में किसका पिरामिड इन्वर्टेड आया, फॉरेस्ट का। ठीक है बेटा, अब आप बताओगे यशोदा, एनर्जी में किसका पिरामिड इन्वर्टेड आएगा, क्वेश्चन आप बताओ। किसी का इन्वर्टेड नहीं आएगा बेटा, क्योंकि हमारा जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। प्रोड्यूसर्स के पास हमेशा सबसे ज्यादा एनर्जी ही होगा। ठीक है, तो अब एनर्जी का अगर पिरामिड बनाते हैं तो सारे के सारे पिरामिड हमारे कैसे बनेंगे, सारे अपराइट बनेंगे। ये यूनिवर्सल, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो दो चीज क्या याद रखना है, पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट में इन्वर्टेड आ रहा है, पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक में इन्वर्टेड आ रहा है। फिर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप लोगों को बोला है कि ड्रॉ अ पिरामिड ऑफ योर ओन। क्या क्वेश्चन था उसका, कि एक ट्री है, वो हमारा बेसिकली ना पिरामिड ऑफ नंबर पूछ रहा है हम लोग से, पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें क्या है, ट्री है, इस पे इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, इस पे बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट है। फिर कुछ हमारे इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स है, कुछ इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स है, स्मॉलर बर्ड्स है, फिर कुछ लार्जर बर्ड्स है। हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ नंबर का बात कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर का बात कर रहे हैं। तो इसका पिरामिड आप लोग बनाओ बेटा। ट्री है, एक ट्री है हमारा, ये एक ट्री है हमारा, तो हम लोग एक ट्री बना दिए। इसमें कितने सारे इंसेक्ट्स होंगे, बहुत सारे, मान लो 10,000 इंसेक्ट्स है। इसमें हमारे 10, पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं। मान लो ट्री हमारा एक है, इसमें कितने इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे, मान लो 10,000 है, हो सकते हैं 10,000 इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स तो झुंड में रहेंगे। उसके बाद बर्ड्स कितने होंगे, 10,000 से ज्यादा 15,000। समझ में आ रहा है, बर्ड्स कम होंगे इंसेक्ट से कंपैरिजन में। बर्ड्स कितने होंगे, मान लो कि बर्ड्स से हमारे कितने 500 है, वैसे तो ये भी बहुत ज्यादा नंबर हो गया। फिर लार्जर बर्ड्स उससे भी कम, मान लो 100 है। ठीक है, तो हमारा इसका कैसा बनेगा पिरामिड ऑफ नंबर, भाई जो ये एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी आप लोग से बनवा रहा था, ये ट्री है, ये लेवल 1 है, ये इंसेक्ट्स हो गए, ज्यादा हो गए। अब स्मॉलर बर्ड्स इससे कम, लार्जर बर्ड इससे भी कम। तो ये कैसा पिरामिड बन गया, नंबर का, एक ट्री के लिए स्पिंडल शेप्ड। क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक। पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों का डीपीपी। हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड का हम लोगों का कुछ डिसएडवांटेज दिया हुआ था। क्या क्या था डिसएडवांटेज, क्या क्या था डिसएडवांटेज, 3 डिसएडवांटेज था बेटा।
पहला कि जीएफसी पे देखा जा सकता है, डीएफसी पर नहीं, क्योंकि डीएफसी देखो हर लेवल पर है। क्या इसमें हम लोग कहीं पर डीएफसी को कोई नंबर दिए, कोई ट्रॉफिक लेवल दिए डीएफसी को? नहीं दिए, जबकि डीएफसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। एक डिमेरिट ये। दूसरा, ये हमारा फूड वेब नहीं दिखा रहा है। ये जब भी स्टडी कर रहा है तो हमेशा फूड चेन का स्टडी कर रहा है, लेकिन एनवायरमेंट में या नेचर में क्या प्रेजेंट है? फूड वेब पॉसिबल है। तीसरा क्या था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल पे सारे ऑर्गेनिजम्स कैलकुलेट करती है, मैं बताई सारे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो सकता है कि जो नंबर्स रिपीट करने के चांसेस हो सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं दी थी कल, याद है कि नंबर्स रिपीट कर सकते हैं। अगर ये डाउट है, ये मैं फिर से बताती हूँ, नंबर्स रिपीट करने का चांसेस है। डाउट है? देखो हम लोग फूड वेब बनाए थे, फूड वेब बनाए थे, फूड वेब बताओ। ग्रास है हमारा, रैबिट, फॉक्स है, वुल्फ है, चलो लायन है, लायन है, ठीक है। अब इसके बाद फिर रैबिट को डायरेक्टली ये वुल्फ खा सकता है, इस रैबिट को डायरेक्टली ये लायन भी खा सकता है। चलो इतना ही छोटा सा फूड चेन बनाते हैं हम लोग, इतना छोटा ही सा फूड चेन बनाते हैं, सॉरी फूड वेब बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ट्रॉफिक लेवल बताना, ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? T1 हो गया। ये इस वाले केस में बताना T2, ये T3, T4 और ये T5 हो गया। अब हम लोग इस केस में बताओ, ये हमारा T1 है, ठीक है, ये T2 है। अब अगर इसको ये खा लिया, लायन खा लिया, T3 हो सकता है। इसको ये लायन डायरेक्टली खा लिया तो ये T3 हो सकता है। अगर मान लो कि इसको पहले ये फॉक्स खाया, T2 को क्या खाया, ये फॉक्स खाया, सॉरी फॉक्स नहीं, वुल्फ खाया। इस रैबिट को ये वुल्फ खाया, तो वुल्फ क्या हो गया? T3 हो गया। और लायन क्या हो गया? T4 हो गया। अब पिरामिड बनाने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि उस ट्रॉफिक लेवल पर ना जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। उस ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको हम लोग सबको ऐड करते हैं। T1 को ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, T2 को करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर T3 को हम लोग को ऐड करना है, T3 को ऐड करना है तो हमारा फॉक्स आ सकता है। और हम लोग इस वाले केस को देखें, अगर इस फूड चेन को हम लोग देखें तो क्या आएगा, लायन को भी ऐड करेंगे। अगर T4 को देखते हैं, T4 को देखते हैं तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, वुल्फ को ऐड करेंगे और लायन को ऐड करेंगे। वुल्फ को भी ऐड किया, लायन को भी ऐड किए। अब इस वाले केस में देखते हैं, अगर T5 देख रहे हैं तो लायन को ऐड करें, तो इसमें क्या डबल एडिंग नहीं हो जा रहा है, डबल एडिंग नहीं हो रहा है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है कि ट्रॉफिक लेवल ना एक से ज्यादा पे प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकता है। जैसे लायन हमारे T3 पर भी है, ये T4 पे भी हो सकता है, ये T5 पे भी हो सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म हमारे एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल को ऐड कर रहे हैं कि उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स है, तो डबल काउंटिंग हो सकता है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है, क्या बोलो डिसएडवांटेज है। तो क्या 3 डिसएडवांटेज था कि डीएफसी के लिए नहीं कैलकुलेट होता है, ये डीएफसी के लिए नहीं होता, जबकि डीएफसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। दूसरा क्या था, फूड चेन के लिए होता है, फूड वेब के लिए नहीं होता, जबकि नेचर में फूड वेब होता है। तीसरा क्या था, डबल काउंटिंग हो सकता है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है। अब पहला क्वेश्चन देखो अपना, इट इज नॉट अ लिमिटेशन, ठीक है। तो पहले देखो लिमिटेशन क्या क्या आप लोग पढ़े हो, 3 लिमिटेशन पढ़े हो। इसका पहला देखो, सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। सैप्रोफाइट्स मतलब डिकम्पोजर्स, नहीं दिया गया कोई प्लेस, तो ये तो लिमिटेशन है। क्वेश्चन पूछा नॉट अ लिमिटेशन। दूसरा, इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, ये भी हमारा लिमिटेशन है, ये भी हमारा लिमिटेशन है। इट अकोमोडेट्स अ फूड वेब, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये हमारा क्या लिमिटेशन नहीं है। हम लोग लिमिटेशंस का पूछ रहे हैं, लिमिटेशंस देख रहे हैं, ठीक है। फोर्थ डी क्या है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। क्या हम लोग ऐसा नहीं करते, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, मतलब एक लायन अगर एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर है ना तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते, लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड को काउंट करते हैं। तो मतलब ये भी एक लिमिटेशन हो गया। तो क्या आंसर होगा इसका, सी। कितने लोग मार्क करे थे सी, वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले ऑप्शन आप लोग आंसर पहले बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का डी आया है, किसका इसका डी आया है, सही है, डी है आंसर।
क्या है इसका क्वेश्चन? जो लोग से नहीं बना उनके लिए बता दे रही हूँ कि हम लोगों का एक ट्रॉपिक लेवल दिया हुआ है, हम लोगों का एक ट्रॉपिक लेवल दिया हुआ है, ठीक है? क्या है? T1, T2, T3 और T4। चलो ये नहीं बनाते, ये बनाने का हमें जरूरत नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं कि हर ट्रॉपिक लेवल पर क्या हो रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पे सिर्फ 10% ही जा रहा है, 90% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। T4 का डेटा दिया हुआ है कितना? 1000 जूल, 1000 दिया हुआ है, तो बस इधर से आप 10% ऐड करते चले जाओ। ये 1000 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 जूल। ये कितना हो जाएगा? 1 लाख जूल। और ये कितना हो जाएगा? 10 लाख जूल। मतलब T1 लेवल पर कितना बन रहा है एनर्जी? 10 लाख जूल। बन गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पहले आंसर बताओ। सी आया है। सी किसका किसका आया है? सी किसका किसका आया है? सी आपका आया है। और सी किसका आया है? ऑप्शन ए किसका आया है? ऑप्शन ए। अच्छा, आप लोग बिना बनाए भी हो क्या? कि समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, 5 ऑप्शन देती। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए किसी का नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका। ऑप्शन सी आपका आया, उसका आया, इसका आया। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई है कि हम ट्राई ही नहीं करें, हम देखे ही नहीं, हमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन 3 क्या है। उसको सॉरी, क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 10x। ठीक है, उतना यूनिट वगैरह देखोगे तो कंफ्यूज करोगे, तो हम लोग सिर्फ अभी नंबर्स देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? एनपीपी दिया हुआ है किसका? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का। कितना? अच्छा 100x है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बताओ कितना है? 100x है। और पूछे जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल। हम लोगों से क्वेश्चन किया है थर्ड ट्रॉपिक लेवल का जीपीपी। ठीक है, हमारे T1 का एनपीपी कितना आया? 100x। तो T2 का हम लोग अगर जीपीपी का बात करें कितना आ जाएगा? इसका जीपीपी का बात करें, जीपीपी का बात करें। अच्छा, हम लोग का जो T1 का एनपीपी वही तो T2 का जीपीपी होगा, तो ये कितना हो गया हमारा? 100x। अगर इसका एनपीपी का पूछे तो हाँ 10x हो गया। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि T3 का जीपीपी। अब इसका जो एनपीपी बचा वही तो नेक्स्ट में ट्रांसफर करेगा 10x। और आप लोग मैक्सिमम लोग क्या कैलकुलेट किए होंगे? अब इसका एनपीपी भी कैलकुलेट कर दिए होंगे, जो कि आ गया होगा x। लेकिन ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि T3 का जीपीपी, या फिर ये बोल सकते हैं कि T2 का एनपीपी, जो T3 का जीपीपी बन चुका है। लेकिन क्वेश्चन में लोग T3 देखे और लोग सीधा उसका एनपीपी कैलकुलेट करके बैठ गए। ये गलती होता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही गलती होता है। ठीक है, ऑप्शन सी है बेटा 10x। 10x हाँ सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, 10x होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 स्टैंडिंग स्टेट होता है। जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक ट्रॉपिक लेवल पे वो क्या होता है? स्टैंडिंग स्टेट होता है उसका। ये तो मैं बताई थी। हाँ, जितना ऑर्गेनिक है वो हमारा स्टैंडिंग क्रॉप है। इससे आप लोग ये समझ में आ रहा है कि आप लोग जितना पढ़े हो नीट में उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जो आता है एनसीईआरटी से आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, याद नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है आप लोग बना लोगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं बोली थी कितनी बारी पूछता है, जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी। पूछ रहा है कि इसमें से आर क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस। थर्ड का हमारा ऑप्शन सी है बेटा 10x। 10x कैसे आया मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताई। आप लोगों का क्या आया? x आया। क्या आया? कुछ भी नहीं आया, ट्राई नहीं करे। इसीलिए मैं आंसर्स नहीं डलवाई थी कि कम से कम सब लोग ट्राई करेंगे, सीधा आंसर्स नहीं देखने लगेंगे। ट्राई अभी कर रहे हो? चलो ठीक है। क्वेश्चन 5 रेस्पिरेटरी लॉस। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ ऑप्शन सी है, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट डेट्रीवोर्स ये ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन होता है ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या क्या है पहले देखते क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। 5 स्टेटमेंट है। पहला है डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन, सही है। दूसरा द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये भी होता है। तीसरा है वाटर soluble inorganic nutrients goes down into the soil and gets precipitated by the process called leaching, सही है। फोर्थ है the detritus food chain begins with living organisms, गलत है। फिर 5 earthworms break down detritus into small particles by a process called catabolism, नहीं होता है।
तो कैटाबॉलिज्म में कौन इन्वॉल्व है? कैटाबॉलिज्म कौन कर रहे हैं? जो कुछ ये डाइजेस्टिव एंजाइम से सिक्रीट कर रहे हैं, बैक्टीरिया और फंजाई. वेरी गुड. फंजाई, फंगी नहीं होता है, फंजाई, फंजाई होता है. तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी. स्टेटमेंट नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन 9. हाँ, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है. स्टेटमेंट 1, डीकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस which the detritus is degraded into simpler substances by microbes. सही है, सही स्टेटमेंट है भैया. डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस जिसमें डेट्राइटस क्या होता है? डिग्रेड करे सिंपलर में. किसके थ्रू? डेट्राइटस के थ्रू. स्टेटमेंट 2, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन. गलत है. हाँ, तब और डिकम्पोजिशन क्या होता है? स्लो हो जाता है. और फास्ट कब होता है? फास्ट कब होता है? जब शुगर या नाइट्रोजन से, हाँ, नाइट्रोजन उसमें सोल्यूबल होता है. शुगर या नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? फास्ट होता है. लेकिन अगर लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट तो डिकम्पोजिशन स्लो हो गया. ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10. इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. हाँ, सी होगा. देखो इस टाइप का क्वेश्चन में ना क्या होगा? बी है. बहुत लोग बी करे, सी कौन करे? इसमें ऐसे देखो फर्स्ट टॉपिक लेवल से ढूंढते. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक लेवल क्या होगा? ग्रास होगा. तो इसके बाद सेकेंड टॉपिक लेवल पर क्या आएगा? रैबिट. थर्ड टॉपिक लेवल पर क्रो और फोर्थ पे वल्चर. अब आप लोग इसको मैच करो और आंसर ढूंढ लो. आंसर है बी. हाँ, आंसर है बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ऑप्शन है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. दूसरा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तीसरा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन एनपीपी. और चौथा है जीपीपी एंड नेट पीपीपी आर वन एंड सेम. क्या होगा? बी. जीपीपी हमेशा एनपीपी से क्या होगा? ज्यादा ही होगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13. विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास? फॉरेस्ट इकोसिस्टम. बेटा हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इतने दिन से तो बोले, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो किसका बायोमास ज्यादा होगा? फॉरेस्ट का होगा. क्वेश्चन 14. द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A.G. Tansley. Question number 15. Which one of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? Cropland ecosystem का feature क्या हो सकता है? Absence of weed. Those are absence of soil organisms. Ecological succession या least genetic diversity. Ecological succession. बेटा वो टॉपिक पढ़ेगी नहीं इसलिए आप उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते हो. लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी. देखो क्रॉपलैंड का मतलब है कि वो वैसे क्रॉप्स जो फार्मर्स खुद लगा रहे हैं. तो वो क्या खुद से चूज करें कि बहुत जेनेटिक डाइवर्सिटी वाले प्लांट्स लगाएंगे? नहीं, वो तो एक ही टाइप के प्लांट्स ना बहुत सारे लगाएंगे. अगर हम लोग फॉरेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ और मिल रहा है, वहां कुछ और मिला, वहां कुछ और वेजिटेशन है. इस तरीके का हमें फॉरेस्ट को देखने को मिलता है. लेकिन एक क्रॉपलैंड को अगर हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखता है? यहाँ से वहां तक गेहूं लगा हुआ है, गेहूं का ही खेत है, गन्ने का ही खेत है. तो क्या बहुत ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है? नहीं, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. क्या वीड नहीं प्रेजेंट होता है? क्या ऐसा है कि जो क्रॉपलैंड होता है उसमें घास फूस प्रेजेंट ही नहीं है? होता है प्रेजेंट. उनको मारा जाता है, वीडीसाइड यूज किया जाता है. ठीक है. इसके बाद दूसरा एब्सेंस ऑफ सोल ऑर्गेनिजम्स. क्या ऐसा है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारे अर्थवॉर्म है, वो गायब हो गए क्रॉपलैंड से? नहीं, वो भी प्रेजेंट है. इकोलॉजिकल सक्सेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है ना कि वो एक सीक्वेंस है. वो एक सीक्वेंस है जिसपे हमारा एक बेयर रॉक एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. और ये इस काम को लगता है कम से कम 100 साल 500 साल. ये एक दो दिन का काम नहीं. क्या फार्मर 100 साल तक फार्मिंग कर रहे हैं? नहीं. तो ये इस टॉपिक पे हम लोग कमेंट ही नहीं कर सकते. तो क्या है? लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है. तुम्हारा सारे सही बन रहे क्वेश्चंस? इजी लग रहा है चैप्टर? ठीक है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर. क्या चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन.
बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से आप लोग क्या समझते हो? कंजर्वेशन किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को कंजर्व करना, किसी चीज को हम लोग कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, तो किसको प्रोटेक्ट करेंगे? अपने बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? पहले बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायो मतलब लाइफ, लाइफ, बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या हो गया? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ के क्या डिफरेंट फॉर्म्स है, तो हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम से थोड़ा रिलेट करो कि बायोडाइवर्सिटी किसका ज्यादा है, ट्रॉपिकल का कि टेम्परेट का? किसका ज्यादा है? ट्रॉपिकल का ज्यादा है। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि कितनी ज्यादा वहां पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, कितना ज्यादा ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपका एनसीईआरटी शुरू कैसे करा है इस चैप्टर को कि कोई एलियन है, ठीक है, हम लोग जैसे ह्यूमन है, हम लोग तो अर्थ पर रहते हैं, तो हम लोग के लिए ना बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक चीज नहीं है। हम लोग रोज कुछ ना कुछ देख रहे हैं, नए नए तरीके के ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, कीड़ा वगैरह देख रहे हैं, लेकिन एक कोई डिस्टेंट प्लैनेट से एक कोई एलियन आ जाता है अर्थ पे, तो वो बस बोल रहा है, मतलब एक ऐसा जो फर्स्ट टाइम देख रहे कितना ज्यादा डाइवर्स है हमारा अर्थ। हमारा अर्थ क्या है? बहुत डाइवर्स है। तो वो जब यहाँ आएगा ना, ये हम लोगों को भी नहीं पता है कि अर्थ पे 20,000 वैरायटीज ऑफ एंट है, 20,000 वैरायटीज ऑफ एंट्स है, 30,000 से ज्यादा वैरायटी हमारे बीटल का है। हम लोग चावल खाते हैं तो हम लोग कितना पता है? 2-3 टाइप का चावल पता है, अरवा चावल होता होगा, उस्ता चावल होता है, बासमती राइस होता है, और भी कुछ कुछ इसी में वैरायटी हो जाता है। लेकिन राइस का अगर बात किया जाए ना बेटा, तो 50,000 से ज्यादा राइस का वैरायटी है। ठीक है, हम लोग देख रहे, हम लोग कभी इस बारे में सोचे नहीं, लेकिन जैसे एलियन आ जाता है, जैसे पीके आया था, तो वो देख करके एकदम शॉक्ड है, कैसे लोग हैं इस टाइप, इधर के अगर इधर जा रहे तो इधर लोग अलग टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, उधर जा रहे अलग टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, इधर कुछ और बोल रहे हैं, उधर कुछ और बोल रहे हैं। अगर आप वहाँ पे इंसेक्ट या आप जानवर सबका ही बात करो, तो क्या हिमालयन रेंजेस में अलग टाइप के जानवर है? आपको ज्यादा माउंटेन्स वगैरह पे या बर्फ वाली जगह पे पोलर बेयर वगैरह दिखेंगे क्या? हजारीबाग में दिखेंगे पोलर बेयर? लेकर आ भी जाएंगे तो वो रह नहीं पाएगा। उसको जब तक आप वैसा आर्टिफिशियली, वैसा आप उसको एक आर्टिफिशियली आइस वाला जगह प्रोवाइड नहीं करो, वो रह नहीं पाएगा। तो मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हम लोग आपस में ही बात करें तो हम लोगों में डाइवर्सिटी नहीं है? हम लोगों में है डाइवर्सिटी, हमारे जीन्स के लेवल पर, इसीलिए सब अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। हम लोग सब अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारे में भी, हम लोग में भी हमारा क्या है? डाइवर्सिटी है। किस लेवल पर? जीन्स के लेवल पे। क्या स्पीसीज के लेवल पर डाइवर्सिटी है हम लोगों में? क्या हम लोग जितने बैठे हम लोग सब होमो सेपियंस है? सब एग्री करते हैं? ठीक है, तो हम तो स्पीशीज के लेवल पे हम लोगों में डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन किस लेवल पे डाइवर्सिटी हो गया? हाँ, जीन्स के लेवल पे हमें डाइवर्सिटी हो गया। क्लियर है? तो बायोडाइवर्सिटी, एनसीईआरटी थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि एक हमारे टैक्सोनॉमिस्ट का नाम है हमारा एडवर्ड विल्सन। ये हमारे क्या है? सोशियो बायोलॉजिस्ट। ये हमारे क्या? सोशियो बायोलॉजिस्ट। ये क्या करे थे? वो इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को ना फेमस करे थे, या ये इस टर्म को यूज करे थे। ये क्या टर्म यूज किए थे? बायोडाइवर्सिटी। जो ये रिच फॉर्म ऑफ लाइफ है ना, जो ये रिच फॉर्म ऑफ लाइफ जो प्रेजेंट है, उस चीज को ये क्या चीज से डिस्क्राइब करे थे? बायोडाइवर्सिटी। लेकिन टर्म बायोडाइवर्सिटी ये नहीं दिए थे, टर्म बायोडाइवर्सिटी इनका नहीं दिया हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी में बस दिया हुआ है कि एडवर्ड विल्सन ये बायोडाइवर्सिटी टर्म को यूज करे थे, टर्म दिए नहीं थे। ठीक है, और ये कौन है? हमारे सोशियो बायोलॉजिस्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि एडवर्ड विल्सन क्या है? सोशियो बायोलॉजिस्ट है, टैक्सोनॉमिस्ट है, जेनेसिस्ट है, क्या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये याद रखना है, क्या है ये? सोशियो बायोलॉजिस्ट। क्लियर है? बायोडाइवर्सिटी समझ में आया कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो कितना ज्यादा डाइवर्स फॉर्म में फैला हुआ है। क्लियर है? ये हमारा क्या होता है? एरिया बाय एरिया ना डिफर करता है, एरिया बाय एरिया डिफर करता है। जैसे इंडिया को ना ऐसा समझो ना कि भगवान बड़ा फुर्सत से बनाया है, यहाँ पे सब टाइप का डाइवर्सिटी मिलता है। इंडिया में सब टाइप का डाइवर्सिटी मिलता है। इधर वेस्टर्न घाट है जो बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, टोटल पता है, टोटल 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो टोटल 17 ही मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, जिसमें से इंडिया भी एक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हमारा सीजन काफी वारी करता है।
सीजन चेंज होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड है, माउंटेन रीजन है, इसके बाद प्लेन्स है, प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्ट साइड है। तो जो बायोडाइवर्सिटी इंडिया का क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है ना। यहाँ पे हम लोग को बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। भाई अगर हम लोग रशिया वगैरह साइड पे चले जाए, जो वो ठंडा जगह है, जहाँ हर टाइम 12 ही महीना ठंडा होता है, तो क्या वहाँ बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी होगा? नहीं होगा। अगर हम लोग पोल्स की तरफ जाने लगे, क्या उधर होगा बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी? नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपका एनसीईआरटी बोल रहा है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये कुछ लेवल्स में बांटे हुए, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किन लेवल पे हमारा ये बायोडाइवर्सिटी बांटा हुआ है? तो पहला है हमारा जेनेटिक लेवल, पहला है हमारा जेनेटिक लेवल, दूसरा है हमारा स्पीशीज लेवल, स्पीशीज के लेवल पे, और तीसरा है हमारा इकोलॉजिकल लेवल, इकोलॉजिकल लेवल। जेनेटिक लेवल पे जैसे भी हम लोग ह्यूमंस का बात करें, तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे रोवोल्फिया वोमिटोरिया, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये हमारे एक तरीके का मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग सर्पगंधा कहते हैं, और ये स्नेक बाइटिंग में भी मदद करता है, स्नेक बाइटिंग को भी क्योर करने में, या फिर बीपी वगैरह को भी क्या करता है, रिड्यूस करने में मदद करता है। ये हमारा ना एक मेडिसिनल प्लांट है, ये हमारा एक मेडिसिनल प्लांट है। और हमारा देखो स्पीशीज एक ही है, स्पीशीज हमारा क्या है, एक ही है, लेकिन इसमें वैरी किस चीज पे करेगा, जेनेटिक के लेवल पर। जेनेटिक के लेवल पे कैसे वैरी कर सकता है ये? जैसे ये मान लो ये हमारा अर्थ का रीजन, सॉरी हमारा इंडिया है, इंडिया है ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, हिमालयन रेंज हो सकता है। ये हमारा हिमालयन रेंज, ये हमारा हिमालयन रेंज है। ये अगर हम लोग इंडिया का डायग्राम बनाते हैं और इस साइड क्या है, हमारा हिमालयन रेंज है पूरा। तो ये क्या बोल रहा है कि स्पीशीज एक ही है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया ही है, लेकिन अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर वो इस रेंज में प्रेजेंट है ना, तो वो वैरी कर रहा है, वो वैरी कर रहा है। ये वाला जो स्पीशीज है, ये एक केमिकल रिलीज करता है, या इसके पास एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हमारा रेसरपाइन, रेसरपाइन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग मतलब जगह चेंज कर रहे हैं, अपना स्पीशीज यही है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना, इसका जो पोटेंसी है, वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, या ये वैरी कर रहा है। तो ये किस लेवल पे वैरी कर रहा है, जीन्स के लेवल पे, क्योंकि स्पीशीज तो हमारा सेम है, स्पीशीज हमारा सेम है। समझ में आया ये चीज? स्पीशीज हमारा सेम है, स्पीशीज यही है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। रिपीट करो, क्या है स्पीशीज का नाम, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये हमारा एक मेडिसिनल प्लांट है जिसमें केमिकल प्रेजेंट होता है रेसरपाइन, केमिकल का नाम रेसरपाइन। और हिमालयन रेंज में देखिए कि जैसे जैसे जगह चेंज हो रहा है, यही स्पीशीज ये केमिकल अलग लेवल पे प्रोड्यूस करे, कहीं पर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पर कम प्रोड्यूस हो रहा है। ये केमिकल तो यही प्रोड्यूस हो रहा है, और इसका पोटेंसी भी ज्यादा कम हो रहा है कि कहीं पर कहीं का हम लोग मान लो यहाँ का स्पीशीज का हम लोग ले रहे हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, और यहाँ पर भी सेम केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये कम इफेक्टिव हो गया। तो ये किस लेवल पे चेंज हो गया, जेनेटिक लेवल पर, ठीक है। पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रेसरपाइन। दूसरा है हमारा स्पीशीज के लेवल पर, स्पीशीज के लेवल पे। इस पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है ना वेस्टर्न घाट, इसमें आपका दिया हुआ है वेस्टर्न घाट में क्या हो रहा है। वेस्टर्न घाट कहाँ पे प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ होते हैं? अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया में कहाँ पर होगा, हाँ गुजरात से नीचे वाले साइड पे होता है बेटा, ठीक है। ये वाला जो साइड होता है ना, इस तरीके से ये वाले जगह पे हमारा क्या प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बहुत ज्यादा ना माउंटेन का रेंजेस है, यहाँ पे क्या है, माउंटेन रेंजेस बहुत वैरी करता है, ठीक है। यहाँ पे बारिश बहुत होता है, यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है। जैसे मुंबई भी इधर ही आएगा, महाराष्ट्र इधर ही है, तो महाराष्ट्र में भी कभी बारिश, केरल तरफ सुनते हैं कि बहुत बारिश होता है, तो क्या होता है यहाँ पे हमारा रेनफॉल का रेट ज्यादा होता है। और एम्फीबियंस सुनो, एम्फीबियंस क्या होता है, किस चैप्टर में पढ़े थे एम्फीबियंस के बारे में, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। तो एम्फीबियंस, एम्फीबियन को कोई एग्जाम्पल दे दो, एम्फीबियन को एग्जाम्पल दे दो, फ्रॉग,
फ्रॉग, सैलामेंडर, ये सब टोड, ये सब हमारा क्या है, एम्फीबियंस है। तो ये माउंटेन रेंज इधर बहुत वैरी करता है, मतलब बहुत उबड़ खाबड़ टाइप का एरिया है, रेनफॉल ज्यादा होता है, मतलब जो एम्फीबियन, ये एम्फीबियन ये हमारा क्या है, एम्फीबियन ये हमारा क्लास है, ठीक है, ये हमारा एम्फीबियन क्या है, क्लास है। और क्या होता है कि इनमें जो स्पीशीज होता है, एम्फीबियंस में जो स्पीशीज होते हैं वो बहुत सारे, मतलब क्या होता है कि इस तरफ जो हमारे एम्फीबियन के स्पीशीज है ना वो बहुत सारे नंबर में, ठीक है, ये बहुत सारे नंबर में क्या एम्फीबियन का स्पीशीज, यहाँ पर क्या एम्फीबियन का जो स्पीशीज है ये बहुत सारा है, ठीक है, और ये क्या है, स्पीशीज के लेवल पे हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे एम्फीबियन का स्पीशीज बहुत सारा पाया जा रहा है, ठीक है, तो ये किस लेवल पे हमारा डिफरेंस हो गया, स्पीशीज के लेवल पर। और अगर इसको हम लोग ईस्टर्न घाट से कंपेयर करें तो ईस्टर्न घाट पे एज कंपैरिजन होते स्पीशीज नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्पीशीज लेवल पे बायोडाइवर्सिटी हो गया। फिर आते हैं हम लोग इकोलॉजिकल लेवल पर, फिर आते हैं हम लोग इकोलॉजिकल लेवल पर। इकोलॉजिकल लेवल का ना 3 टाइप होता है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है ना गामा, ठीक है, ये 3 टाइप का हमारा क्या होता है इकोलॉजिकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा। मान लो ये कम्युनिटी है, ये हमारा क्या है, कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के अंदर हमारा जितना वेरिएशन आ रहा है ना, जितना इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है उसको हम लोग कहेंगे अल्फा। इस कम्युनिटी के अंदर विद इन कम्युनिटी, विद इन मतलब एक कम्युनिटी के अंदर जितना हमारा क्या आ रहा है, डाइवर्सिटी आ रहा है, वो हो गया हमारा कैसा, अल्फा डाइवर्सिटी या अल्फा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बीटा में क्या होगा कि ये एक कम्युनिटी है और ये एक दूसरा कम्युनिटी है, ये एक हमारा क्या हो गया, दूसरा कम्युनिटी, और ये दो कम्युनिटी के बीच में, ये दो कम्युनिटी के बीच में, बिटवीन टू कम्युनिटीज ये क्या हो जाएगा हमारा, बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर आता है हमारा गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी बेटा बेसिकली क्या करता है ना कि बहुत सारे कम्युनिटीज है, हमारा बहुत सारा कम्युनिटीज है, जैसे अगर हम लोग इंडिया ही का बात करें तो अर्थ है, सॉरी इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है, डेजर्ट है, फिर इसके बाद क्या है, फॉरेस्ट वगैरह प्रेजेंट है, इसके बाद अल्पाइन रीजन है, वेटलैंड्स है। अल्पाइन रीजन क्या होता है, जो माउंटेन रीजन होता है ना उसको हम लोग अल्पाइन कहते हैं। वेटलैंड्स प्रेजेंट है, बहुत सारे ईस्चुरीज प्रेजेंट है। ईस्चुरी क्या होता है, ईस्चुरी क्या होता है बताइए, पहले बताइए। देखिए ईस्चुरी में हमारा ये न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, जहाँ पे ना फ्रेश वाटर मरीन वाटर से मिलता है, वो जगह पे क्या होता है कि हमारा जो इको, वहाँ पे जो हमारे ना डाइवर्सिटी होता है, लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ्स भी बताइए कि वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट का लेवल ज़्यादा होता है। तो सिर्फ हम लोग इंडिया का बात करें, सिर्फ इंडिया का बात करें तो क्या हो गया, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम ले लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी ले लिए, और इस लेवल पे हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, गामा, मतलब बहुत सारे कम्युनिटी को एज अ होल हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिटी को एज अ होल स्टडी करें, ये क्या हो जाएगा हमारा गामा डाइवर्सिटी। तो हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमारा एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, हमारा एनसीईआरटी क्या बोला कि इंडिया का बायोडाइवर्सिटी रिच है, इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है ना ये काफी रिच है एज कंपेयर्ड टू नॉर्वे, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्वे। नॉर्वे को वो बोला गया स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब समझो वैसा कंट्री ना जो इक्वेटर से थोड़ा दूर है, तो वहां पे स्पीशीज का जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होगा। नॉर्वे अगर आप उसको देखोगे, अब मैप पर देखोगे कि ये नॉर्वे कहाँ प्रेजेंट है, ये इक्वेटर से काफी दूर है, ये इक्वेटर से काफी दूर है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी कैसा होगा, कम होगा। कंपैरिजन क्या कि इंडिया का बायोडाइवर्सिटी काफी रिच है एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, जहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, क्लियर है ना, टेम्परेचर का वेरिएशन ना कुछ का वेरिएशन, स्पीशीज का नंबर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है, आज सिर्फ समझते हैं, ठीक है, लिखेंगे कल से, ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन ना जितना अच्छा हो वो उतना ज्यादा सही है, लिखेंगे कल से, ये चीज हो गया। इसके बाद कितने हमारे स्पीशीज प्रेजेंट है, बहुत काम किया जा रहा है इस पे, कुछ ना कुछ स्पीशीज का खोज हो रहा है रोज, ठीक है।
तो कितना स्पीशीज प्रेजेंट है अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पर बात करें? अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पर बात करें तो कितना स्पीशीज प्रेजेंट है? कितना स्पीशीज को अभी तक खोज लिया गया है? वो है हमारा 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा, अ फ्यू मोर देन 1.5 मिलियन। समझो कि अभी तक हमारा ना बस इतना ही स्पीशीज खोज लिया गया है और अभी बहुत स्पीशीज खोजना बाकी है, बहुत स्पीशीज खोजना बाकी है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट वगैरह, अच्छा ये स्पीशीज कहाँ मिलेंगे हमें? ये स्पीशीज हमें फॉरेस्ट में मिलेंगे। जो भी नया खोज हो रहा है किधर हो रहा है? फॉरेस्ट हो रहा है। हम लोग क्या करें? हम लोग फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, वहां पर हम लोग क्या करें? वहां पर हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह बना दे रहे, वहां पे हम लोग लैंड बना ले रहे, वहां पे हम लोग क्रॉप फील्ड बना ले रहे। तो ऐसा भी बोला जाता है ना कि बहुत सारे स्पीशीज तो मतलब डिस्कवर होने के पहले ही मर जाने वाले, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वो डिस्कवर भी नहीं होगा और एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जिस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट को डिग्रेड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 1.5 मिलियन स्पीशीज ही बस अभी तक ढूंढा गया है। और बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट लोग जो बता रहे हैं कि वो रफ एस्टिमेट दे रहे हैं, वो सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम हम लोग हो सकता है 30 से 50 मिलियन स्पीशीज और ढूंढे। हम लोग कितना ढूंढे? 30 से 50 मिलियन और ढूंढे, मतलब इतना स्पीशीज प्रेजेंट है जिसमें से हम लोग कितना ढूंढ पाए? 1.5। समझो कितना रिच बायोडाइवर्सिटी है। नेचुरल ज्योग्राफी वगैरह देखोगे तो समझ में आएगा कि किस टाइप के स्पीशीज प्रेजेंट है। लोग नए नए तरीके के सांप ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, लोग जंगलों में जा रहे हैं, वहीं पे कैंपिंग कर रहे हैं। देखते हो आप लोग नेचुरल ज्योग्राफी बेटा कि कितना टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है, लोग किस टाइप से सर्वाइव कर। अगर लोग जैसे उस टाइप के जो लोग हैं वो लोग क्या करें? वो टैक्सोनॉमिस्ट है, वो क्या रिसर्च करे, वो सर्च करे किसी नए टाइप के स्पीशीज को। तो इस तरीके से उनको क्या, आप यहाँ बैठ के गूगल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ वो गूगल पे नहीं है। तब ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप गूगल कर रहे हो घर बैठ करके, आपको जाना पड़ेगा जंगलों में ढूंढने के लिए। ठीक है, तो बहुत एस्टिमेट बता रहे हैं कि हमारा इतना स्पीशीज ढूंढना बाकी है। तो यहाँ पर एक आते हैं हमारे टैक्सोनॉमिस्ट, रॉबर्ट मे नाम है उनका, रॉबर्ट मे नाम है। ये थोड़ा ना इनका जो प्रेडिक्शन था ये थोड़ा इस टाइप का ना जिसको हम लोग थोड़ा कंसिडर किया जा सकता है। ये थोड़ा बोलते हैं ना कि हम लोग 7 मिलियन स्पीशीज है, ये हम लोगों को क्या बोलते हैं कि 7 मिलियन स्पीशीज है। अगर हम लोग इनके बात पर भी जाए ना, इनके बात पर भी अगर हम लोग जाएंगे तो इस सिर्फ इंडिया में अभी 1 लाख से ज्यादा प्लांट डिस्कवर करना बाकी है। अगर सिर्फ इनके बात पर गया कि 7 मिलियन स्पीशीज है जिसमें से कितना ढूंढा गया है अभी तक, डिस्कवर हुआ है 1.5 मिलियन, तो 1 लाख प्लांट और डिस्कवर होंगे इस सिर्फ इंडिया में। और 3 लाख से ज्यादा एनिमल का डिस्कवरी बाकी है। 3 लाख से ज्यादा किसका डिस्कवरी बाकी है? एनिमल का। अगर हम लोग इनके डेटा पर जाते कि 7 मिलियन स्पीशीज है, क्लियर है? अब मान लो कि हम लोग इस 1.5 मिलियन स्पीशीज को ना टोटल मानते हैं कि ठीक है ये इतना ही स्पीशीज है, हम लोग इतना ही जानते हैं, ये डिस्कवर्ड स्पीशीज है 1.5 मिलियन स्पीशीज। ठीक है, अब इस 1.5 मिलियन स्पीशीज में कितने 70% एनिमल्स है। क्या है हमारे 70% एनिमल्स, 20% प्लांट्स है, सॉरी 22% प्लांट्स है। और इस प्लांट्स में भी आप लोग एनसीईआरटी में देखो क्या क्या होते हैं, प्लांट्स में क्या क्या डिविजन्स होते हैं, बताओ आप लोग, बताओ आगे बताओ, इतना होता है। लेकिन एनसीईआरटी का अगर आप लोग डेटा देखोगे ना तो वो इसी में ना फंजाई भी ऐड कर दिया, इसीलिए थोड़ा सा ना डेटा भी वैरी कर सकता है। ठीक है, तो इसी में एनसीईआरटी में क्या किया गया कि इस 22% जो प्लांट्स है ना, इसी में क्या ऐड कर दिया गया, फंजाई भी ऐड कर दिया गया। ये मैं अलग से इसलिए लिखी ताकि आप लोग को याद रहे कि प्लांट्स जितने हैं उसके बाद आप लोग को फंजाई भी लिखना है। तो क्या है कि हमारा 70% एनिमल्स, 22% प्लांट्स और बाकी का जो 8% बचा ना, इसमें अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर जिसमें प्रोटिस्टा वगैरह शामिल होगा, प्रोटिस्टा भी इसी में आएगा, प्रोटिस्टा भी इसी में आएगा। ठीक है, अब इस पूरे में ये 1.5 मिलियन में हम लोग ना बैक्टीरिया को कोई जगह नहीं दी। इस 1.5 मिलियन जितना डिस्कवर हुआ इसमें से हम लोग बैक्टीरिया को कोई जगह दिए ही नहीं, प्रोकैरियोट्स को कोई जगह दिए ही नहीं। बेटा आप लोग बात क्यों कर रहे हो पीछे? मैं नहीं लिखवाती हूँ तो आप लोग बात करते रहते हो। तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं जगह मिला, बैक्टीरिया को क्यों नहीं जगह मिला? अच्छा ठीक है, अब मैं ये सवाल पूछती हूँ कि ये जो भी कुछ खोज हो रही है, ये जो 1.5 मिलियन स्पीशीज है, ये जो 1.5 मिलियन स्पीशीज है, ये किस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पर हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं कि स्पीशीज लेवल पर? हाँ,
स्पीशीज लेवल पे वैरी करते हैं। वेरी गुड। हम लोग ये जो भी ढूंढे ना 1.5 मिलियन, ये क्या ढूंढ रहे हैं? स्पीशीज। 1.5 मिलियन हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? स्पीशीज। बैक्टीरिया को हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करते, इनफैक्ट बैक्टीरिया को काउंट हम लोग नहीं करते। इसके पीछे क्या रीजन है कि हम लोग बैक्टीरिया को ना आइसोलेट नहीं कर सकते। बैक्टीरिया को हम लोग आइसोलेट, बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया से प्रेजेंट होंगे, हमें पता ही नहीं है। इसके बाद बैक्टीरिया ना अपने मॉलिक्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल या बोलो तो केमिकल लेवल पे बहुत वैरी करता है, बहुत वैरी करता है। दो बैक्टीरिया जो सेम है लेकिन उनका क्या है कि अलग बॉडी में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? उसका फंक्शनिंग ही अलग हो जाएगा। तो अगर इस लेवल पे करने जाए ना तो ये हमारा शायद 50 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा बैक्टीरिया का, अगर हम लोग ढूंढने गए तो। और एक और क्या रीजन है कि हम लोग कन्वेंशनल तरीका यूज करते हैं। जो मैं बताई कि लोग जा रहे फॉरेस्ट वगैरह में जा रहे, लोग ढूंढ रहे, क्या वैसे बैक्टीरिया को ढूंढना पॉसिबल है? वैसे बैक्टीरिया को ढूंढना पॉसिबल नहीं है। बैक्टीरिया को हम लोग आर्टिफिशियली कल्चर नहीं कर सकते, उसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पा रहे, तो स्टडी कैसे करेंगे बैक्टीरिया के बारे में? इसीलिए बैक्टीरिया को कोई पोजीशन इस केस में दिया ही नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? कुछ ऐसा नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट कर, सॉरी। क्या क्या देखे हम लोग? अच्छा यही था फर्स्ट पेज। हाँ, बायो लेवल का बायोडाइवर्सिटी क्या था? 3 था, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल। जेनेटिक में क्या एग्जाम्पल था? रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये हमारा एक मेडिसिनल प्लांट है। रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है। कहाँ पे इसका रेंज वैरी करता है? जेनेटिक लेवल पे वैरी करता है, ठीक है। जीन्स इस पे वैरी कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वैरी नहीं करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही है, लेकिन उसका जो फंक्शनिंग है ना, उसका जो इफेक्ट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिख रहा है। तो क्या है इसमें, कौन से रेंज में वैरी कर रहा है? जगह का नाम क्या है? हिमालयन रेंज पे। हिमालयन रेंज को हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। क्या केमिकल है उसमें प्रेजेंट? रेसर पाई, रेसर पाइन। दूसरा क्या है हमारा? स्पीशीज लेवल का बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज लेवल पे क्या है हमारा? हम लोग किस चीज को स्टडी किए? वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट में क्या देख रहे हैं कि एम्फीबियंस हमारे बहुत है, मतलब स्पीशीज देखा अगर एम्फीबियंस को तो बहुत स्पीशीज प्रेजेंट है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट का रीजन क्या है हमारा? वही गुजरात के नीचे से हमारा केरल तक, वो वेस्टर्न घाट का एरिया है। इसके बाद आता है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, इंडिया एक बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे हमारा क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है, यहाँ पर हमारा सुंदरबंस भी है, सुंदरबंस है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पर हमारा डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे हमारा प्लेन्स है, यहाँ पे गैंगटिक प्लेन्स है, देखियो जो हिमालयन वाला रीजन है। इस बात यहाँ पे क्या अल्पाइन रीजन्स है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। फिर हम लोग एक स्कैंडिनेवियन कंट्री का एग्जाम्पल ले लिए, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, तो उससे अगर कंपेयर करें हम लोग इंडिया को तो ऑब्वियस है कि इंडिया का ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी। तो वो क्या डाइवर्सिटी ज़्यादा? इकोलॉजिकल, मतलब कम्युनिटी वाइज देखें तो हम लोगों का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसका ज़्यादा है? इंडिया का ज़्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्वे या फिर फिनलैंड, ठीक है। इसके बाद है कि ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग स्पीशीज को काउंट करें, अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे पूरे अर्थ के स्पीशीज को काउंट करें तो अभी तक ना 1.5 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा स्पीशीज पाया गया है, ठीक है। और अभी बहुत को डिस्कवर करना बाकी है। ऐसा बहुत लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 30 से 50 मिलियन डिस्कवर होना बाकी है। तो रॉबर्ट में एक थोड़ा प्रिडिक्टेबल वैल्यू दिए कि नहीं 7 मिलियन स्पीशीज को कैलकुलेट करना बाकी है, 7 मिलियन स्पीशीज को हमें आइडेंटिफाई करना बाकी है। इस 7 मिलियन में भी हमारा कुछ टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल रीजन ये हम लोग पढ़ रहे हैं। डाइवर्सिटी किसमें ज्यादा होगा? डाइवर्सिटी किसमें ज्यादा है? ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। टेम्परेट रीजन इस तरीके से एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, जो टेम्परेट रीजन है ना, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी कम है ना, तो इसका ये मतलब है कि ये जो भी डिस्कवर होना बाकी है ना, जो स्पीशीज ज्यादा मिलने का चांस कहाँ पर है? इस ट्रॉपिकल रीजन में। इस ट्रॉपिकल रीजन में हमें और स्पीशीज मिलने का चांसेस है। क्लियर है? तो वही ये बोल रहे हैं कि 7 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी है। जो कहाँ से चांसेस है डिस्कवर होने का? ट्रॉपिकल रीजन से। क्लियर है? अब है कि जो 1.5 मिलियन स्पीशीज जो डिस्कवर हुआ है उसमें से 70% एनिमल्स है, 22% प्लांट्स है, जिसमें से हम लोग फंजाई को भी ऐड कर दिए हैं, और बाकी का जो 8% है वो अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर प्रोटिस्टा है। क्लियर है? ठीक है, तो यहीं तक रहने देते। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ कर आना, एलियन से स्टार्ट किया है एनसीईआरटी, इसको स्टडी करना, ठीक है। थैंक यू।